हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसीसीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट्रिज कंपनी का जो है वो क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सेक्शन सी का क्वेश्चन है, एफआर का सितंबर दिसंबर 2025। और ये क्वेश्चन भैया देखो, मैंने क्या किया यार, मतलब पहले मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और आपको ये भैया पहले क्यों, हम साथ साथ तो देखो मैंने क्या किया, पहले पूरी रिकॉर्ड करी, 45 मिनट की वीडियो थी। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, ऐसे यहाँ पे वर्किंग वगैरह करी। ठीक है, बट एट द एंड हुआ क्या, मैंने जब रिकॉर्डिंग चेक करी तो हमारे पास जो थी वो क्या थी, आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, बस बेसिकली हम वॉक थ्रू करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में क्या क्या है। मैं मतलब कोई कमी नहीं रहने वाली, मैं आपको सारी चीजें जो है वो बताने वाला हूँ जैसे हम सॉल्व करते हैं बेसिकली। ठीक है, बट ये होगा कि यहाँ पे पहले से ही जो है वो सॉल्व हो चुका है, तो बस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें मैंने ये चीजें जो है वो क्यों करी। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को कहा था कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि 5 मार्क का था। और इसके बाद मेरे को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी थी, जो कि 15 मार्क की थी। अगेन 31 मार्क जो है वो ईयर एंड है, और हमारा जो एक्विजिशन किया था वो हमने 1 जुलाई को करा था। ठीक है, तो ये आपके पूरे ईयर की एक्विजिशन नहीं है, मिड ईयर की एक्विजिशन होती है, यानी कि आपको जुलाई में अगर आपने एक्वायर करा है और 31 मार्च में ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब 9 महीने जो है वो हो गए। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो आपको पता है जब भी आप कंसोलिडेट करते हो तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसको अब आपको फिर प्रोरेट करके चलना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे रेवेन्यू में देखोगे तो इन दोनों को अगर मैं ऐड ऑन करूंगा तो पेरेंट का तो खुल जाएगा, प्लस जो सब्सिडरी होता है उसके 9 महीने के हिसाब से पोर्शन करके कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक आइडिया था जब भी आप करते हो। और IFRS 18 आ गया, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अब ऑपरेटिंग सेक्शन होता है, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग सेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए कि किस किस तरीके से होता है, थोड़ी वर्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, और ज्यादा मेरे को मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगा था। बिलीव मी, ये कुछ क्वेश्चन F3 लेवल का क्वेश्चन था। और अगर आपके भी अटेम्प्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको काफी खुश होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं गुडविल की बात करने वाला हूँ। गुडविल को निकालने के लिए आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को जो डाटा दिया होता, वो क्योंकि मैं कर चुका हूँ पहले, तो फेयर वैल्यू वाला मेथड आपको करना था। तो क्या करते हैं, कंसिडरेशन में NCI ऐड करते हैं और नेट एसेट्स को लेस करते हैं, तो आपका जो है वो गुडविल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पहले पॉइंट में देखोगे तो हम लोगों ने 80% एक्वायर करा हुआ था, $1 million ऑर्डिनरी शेयर्स इन स्ट्रॉबेरी कंपनी, 1 जुलाई को। ठीक है, और जबकि हमारा ईयर एंड जो था वो क्या था, 31 मार्च 2026। तो 1 जुलाई को हम लोगों ने एक्वायर करा 80%। और कैश कंसिडरेशन में देखोगे तो 19 मिलियन तो सीधा अभी पे कर दिया इमीडिएटली कैश। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसिडरेशन के अंदर कैश 19 मिलियन, यानी कि 19,000, 3 जीरो हटा के अगर हम बात करें तो। और उसके बाद आपको दिया होता 2.4 मिलियन पेबल है 30 जून 2027 को। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पेमेंट करनी है, कोई हमारे पास ऐसी आपको वो नहीं कह सकते, कंडीशंस वगैरह दी हुई है कि हम कंटिजेंट कंसिडरेशन की तरफ जाए, तो इसलिए अब अगर फ्यूचर में पे करनी हो जाए तो उसको क्या कहते हो आप लोग, डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप इसको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। आपको फैक्टर दिया हुआ है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और कितना बन रहा है, 0.826। तो बस बेसिकली डेफर्ड कंसिडरेशन में क्या करोगे, 2.4 मिलियन को 0.826 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डेफर्ड कंसिडरेशन आ जाएगा, जो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब इसका आपको एक और पता होना चाहिए कि जैसे हमने डेफर्ड कंसिडरेशन तो निकाल लिया, इसका जो है वो अनवाइंड भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं तो उसको हम अनवाइंड भी करते हैं। कितने रेट पे करते हैं, जितने रेट पे हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए। अगर हमने 10% पे उसको यहाँ पे डेफर्ड कंसिडरेशन पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो उसको हमें अनवाइंड भी करना पड़ता है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका बीच जो है वो यूज हो रहा है, बट फिलहाल गुडविल के लिए कैश 19 मिलियन इमीडिएटली पे किया, और डेफर्ड कंसिडरेशन की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ठीक है, तो कंसिडरेशन का आपका सॉर्ट आउट हो गया थिंग्स। उसके बाद आप लोगों के पास आती है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सीधा डायरेक्टली नहीं दी हुई, तो इसको आप लोगों को निकालना पड़ता। जैसे कि ये देखो, थर्ड पॉइंट पे नोटिस करना, पैट्रिस कंपनी मेजर कर दिया एनसीआई एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे मेजर होती है। ठीक है, और जो फेयर वैल्यू है वो है कितनी है, 1 जुलाई को $13। ठीक है, आपको मतलब उनकी शेयर की वैल्यू दे दी, और आपको पता है कि आपने कितने एक्वायर करे थे। देखो, 1 मिलियन का 80% अगर पेरेंट ने एक्वायर करा तो 20% जो है वो एनसीए के पास गया होगा। ठीक है, तो एनसीए के पास कितना गया होगा, 20%, तो 1 मिलियन का 20%, और एक शेयर की कितनी वैल्यू है, $13, तो आपके पास एनसीए आ जाएगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में चेक करो, 1000 थे, 1 मिलियन को 1000, अगेन क्योंकि 3 जीरो हटा के बात कर रहे हैं, 20% क्योंकि एनसीआई की बात हो रही है, और 13 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पर शेयर के हिसाब से आपकी टोटल ओवरऑल वैल्यू पता चल जाए। तो एनसीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2600। ठीक है, ये कोई भी मतलब ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये सारी चीजें जो है नॉर्मली करते रहते होगे, और वही चीज जो हमने यहाँ पे करी है। ठीक है,
बस अगर मैं आपके साथ साथ कर रहा होता तो थोड़ा बहुत ये मैं लिखता रहता, और ये थोड़ी प्रेजेंटेशन और आपके साथ साथ होती रहती, बट फिलहाल के लिए आई होप आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू ऐड करने के बाद नेट एसेट्स आप जो है वो लेस कर देते हो। नेट एसेट्स निकालने के लिए देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि कैरिंग अमाउंट जो है वो 15 मिलियन पहले से ही है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको वर्किंग में लेके जाता हूँ, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो नेट एसेट्स आपको पहले से दिए हुए 15,000 के हैं, यानी कि 15 मिलियन के हैं। लेकिन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाती है, जो कि यहाँ पर आई। देखो, प्लांट और इन्वेंट्री के अलावा बाकी सारी जो है फेयर वैल्यू पे लाए। आपको पता है जब भी हम एक्वायर करते हैं सब्सिडरी को, तो सारी चीजें फेयर वैल्यू पे लानी होती हैं, लेकिन इन्वेंट्री और प्लांट जो है वो नहीं लेकर आए हैं। देखो, प्लांट की जो कैरिंग अमाउंट था वो 4.1 था, लेकिन जो फेयर वैल्यू थी वो 4.9 थी। इसका मतलब 0.8 मिलियन का जो है वो हमारे पास फेयर वैल्यू इंक्रीज आ रहा है। और अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपको पता है एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आती है। अगर प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है कि हम लोग जो है वो हमारा प्लांट बढ़ जाएगा, और प्लांट बढ़ेगा तो आपकी डिप्रीशिएशन भी बढ़ जाएगी, जिसको आप एक्सेस डिप्रीशिएशन कहते हो। ठीक है, तो 0.8 मिलियन से बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले 4.1 का था और अब 4.9 का हो गया, तो 0.8 मिलियन से बढ़ा, यानी कि अगर हम देखें तो 800,000 बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बताया हुआ है डिप्रिसिएशन के लिए कि यूजफुल लाइफ जो है वो 4 ईयर्स है, और डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस बना रहे होंगे कंसोलिडेशन वाला, तो हम लोगों को जो है वो डिप्रिसिएशन इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अच्छे से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट अगेन 2 मिलियन था, लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो 2.1 मिलियन है। अब इन्वेंट्री का भी आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू चेंज आता है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और कितने का चेंज पड़ रहा है? 0.1 मिलियन का, यानी कि 100,000 का। ठीक है, तो ये भी हमने नेट एसेट्स में इंक्लूड कर दिया। तो कैरिंग अमाउंट मेरे को पहले से दिया होता 15,000 का, ये रहा नेट एसेट्स का 15 मिलियन, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद प्लांट की वजह से एसेट्स बढ़ेंगे, इन्वेंट्री की वजह से नेट एसेट्स बढ़ेंगे, तो टोटल ओवरऑल नेट एसेट्स कितने बन गए? 15,900, जब मैंने सारी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दी। तो गुडविल में क्या करा मैंने? सीधा सीधा यहाँ पे गया और 15,900 माइनस कर दिया, इसको बेसिकली मैंने सीधा उधर से लिंक कर दिया, और मेरी गुडविल आ गई कितनी? कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू ऐड करी, लेस करा नेट एसेट्स, तो मेरी गुडविल आ गई। ओके, आई होप आपको गुडविल काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक्सेस डिप्रीशिएशन का केस मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी नीचे जाके आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे हम लोगों का गुडविल का काम खत्म, तो 5 मार्क का क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 15 मार्क का अब आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने क्या कर रखा था, ये पूरे पर्टिकुलर्स वगैरह देके ये सब कर दिया, और फिर यहाँ पे ये सब जो है वो वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिप्रिसिएशन का सीन बैठा था, तो यहाँ पे देख लो अब एक्सेस कितना बड़ा है प्लांट, 800,000 से, और लाइफ थी आपकी 4 साल की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस डिप्रिसिएशन किस तरीके से निकाली गई? 800 को पहले मैंने डिवाइड करा 4 से। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे 800 को डिवाइड करा 4 से, तो इतनी मेरी जो है वो एक्सेस डिप्रिसिएशन आ गई, लेकिन पूरे साल की। मुझे पूरे साल की डिप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक्वायर करा है जब जुलाई के अंदर, और जुलाई से लेके मार्च के बीच में 9 महीने होते हैं। तो डिप्रिसिएशन भी तो 9 महीने की एक्सेस डिप्रिसिएशन में इस करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर दिया 9/12 से, ताकि मेरी जो है वो 9 महीने के हिसाब से एक्सेस डिप्रिसिएशन आ जाए, जो की थी 150। और ये जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड हो गई, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा क्वेश्चन में बताया गया है कि डिप्रिसिएशन चार्ज कहाँ पे होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। ठीक है, इजी पीजी। ये आपके एक्सेस डिप्रिसिएशन का केस था। इसके बाद थोड़ा सा अनरियलाइज प्रॉफिट का केस आ जाता है, जब आपको पता है पेरेंट या सब्सिडी सॉल्व करते हैं और कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री फिर भी इनमें पड़ी रह जाती है कंपनी के अंदर, तो आप लोगों का यूआरपी का केस आ जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे थी। देखोगे तो फोर्थ फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच में पी कंपनी, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, उसने सोल्ड करने सब्सिडी को $3 मिलियन के गुड्स, जिसपे मार्कअप था 25%। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट पे, और यहाँ पे आपको वैसे सीधा दिया भी हुआ है। ठीक है, और 31 मार्च ईयर एंड पे स्टिल 900,000 की इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है, तो अभी भी इन्वेंट्री पड़ी है, इसका मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट आया होगा। और अनरियलाइज प्रॉफिट आया होगा तो उसको कैसे निकाला? बहुत इजी मेथड था, बहुत आराम से चलेंगे। ये जो है मैं F3 वाले लेवल पे एक्चुअली करवाता हूँ, तो वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी होने वाली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं, तो आप लोगों का जो है प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखो पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा, तो वो सेल होगा कितने का बेचा? 3 मिलियन का। तो 3 मिलियन का मतलब क्या होता है? 3,000, क्योंकि मैं 3 जीरो हटा के बात कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद मेरे को कॉस्ट नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा दिया हुआ है मार्कअप है 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने कॉस्ट को एक्स ले लिया और प्रॉफिट को 0.25x ले लिया, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट क्या दिया हुआ था कि 25% है कॉस्ट के ऊपर। अगर कॉस्ट एक्स होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? 0.25x। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ पे एक्स माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.25x प्लस एक्स, एक्स के साथ कुछ नहीं होता तो वन होता है, ठीक है। तो 1 + 0.25x इज इक्वल टू 1.25x, ठीक है। 1.25x आ गया आपके 3000 के बराबर, और ये 1.25x उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3000 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 1.25 से, तो मेरा आंसर आ गया ये 2400। ओके, लेकिन ये स्टिल अभी भी मेरे पास एक्स की वैल्यू है, और मैंने एक्स क्या लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट क्या था मेरा 0.25x, ठीक है। तो 0.25, और एक्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, 2400, ताकि मेरे को प्रॉफिट पता चल जाए। अगेन आराम से समझ लो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने एक्स ले लिया, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 25% कॉस्ट का था। तो एक्स का 25% यानी कि 0.25x, तो इसको पूरा मैथ से सॉल्व किया तो 2400 कॉस्ट की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट निकालने के लिए 0.25x था, तो 0.25 को एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, आपका 2400, क्योंकि वो एक्स की था ना, ठीक है। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2400, ठीक है। तो 600 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगेन अभी भी मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को अनरियलाइज प्रॉफिट चाहिए। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब जितनी इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है उस पे मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है वो चाहिए, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री आपके पास थी 3000 की, यानी कि 3 मिलियन की, जिसमें से अभी भी 900 की आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। अगेन आराम से सुनो, टोटल इन्वेंट्री थी 3 मिलियन की, जिसमें से 900 की आपके पास अभी भी पड़ी हुई है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 600 के साथ, कि टोटल ओवरऑल 600 के प्रॉफिट को मैंने किस में बांट दिया, कि अभी तक जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसके अंदर, ठीक है। तो 900 की पड़ी हुई थी, टोटल थी 3000 की, जिसमें से 900 की अभी भी पड़ी हुई है। तो अगर मेरे को उसको प्रॉफिट में पोर्शन करना होगा तो कितना बढ़ेगा, 180। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, बस सिंपल सा था। अगर आपको स्टिल लगता है कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है, रियलाइज प्रॉफिट समझ में नहीं आया, कोई और मेथड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मुझे तो ये इजी लगता है, तो इसलिए यार मैं ये वाले मेथड जो है वो आपको रिकमेंड भी करूंगा कि फॉलो करो, ठीक है। स्टिल आप लोग रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो कि यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट किस तरीके से निकाला, ठीक है। बस इसमें वर्किंग ज्यादा थी ही नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनानी है। अगेन इसमें देखोगे कोई भी मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया। यहाँ पे आप चेक करो, ये देखो सेम मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ जो लिखा था वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। एक तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। एक तो इंटरेस्ट ऑन अनवाइंडिंग है, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड भी इसलिए करा हुआ है क्योंकि पूरे फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन अनवाइंडिंग नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास खाली इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरिंग ये सब दिख रहा होगा, या फिर इनकम टैक्स का एक्सपेंस दिख रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जब डिफर्ड कंसिडरेशन कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए थे उस हिसाब से हम अनवाइंड भी करते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए थे 10% के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको सीधा 0.826 दिया था, तो मैंने सीधा 0.826 लिख दिया था, ठीक है। लेकिन इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लगता है पूरे साल का। तो मैंने क्या करा, बस सेम वैल्यू को लिया 1982 को और मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1982 को मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 10% के साथ। लेकिन जो 10% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगेन मैंने सब्सिडी को एक्वायर तो करा 9 महीने के लिए ही है, तो मैंने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 9/12 के साथ, ताकि मेरे पास 9 महीने का इंटरेस्ट आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे आप नीचे जाके देखोगे ना, तो मैंने इंटरेस्ट के सेक्शन में यहाँ पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन अनबाइंडिंग, यहाँ पे 149 का, क्योंकि सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है -1 के साथ, ताकि माइनस का नंबर आ जाए। और इसको मैंने राउंड ऑफ करके 149 का जो है वो दिखा दिया, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन अनबाइंडिंग। और अगेन IFRS 18 के बाद ऑपरेटिंग सेक्शन अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है और फाइनेंसिंग अलग है। डिफर्ड कंसिडरेशन की जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो इस सेक्शन में जाने वाला है। तो इसलिए आपको थोड़ा ऊपर नीचे मत कर देना और गलत मत कर देना आंसर, तो अच्छे से फॉर्मेट भी देख के जाना, ठीक है। तो एक तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन अनबाइंडिंग था जो मेरे को आपको बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से करा है। बस डेफर्ड कंसिडरेशन को अनवाइंड करा है उतने ही रेट पे जिसपे मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया था, ठीक है। और 9/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को 9 महीने के हिसाब से पोर्शनमेंट करना है। और ये मल्टीप्लाई -1 को देख के घबराओ मत, ये जो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ है ना, वो इसको दिखाने के लिए पूरे होल को मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले आता है रेवेन्यू। रिवेन्यू में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का 9/12 लेना है। तो वही किया हुआ है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का 9/12। उसके बाद मैंने माइनस करा इंट्रा ग्रुप सेल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी इंट्रा ग्रुप सेल होती है पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में, तो आपको उसको रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो देख रहे हो यहाँ पे 3 मिलियन की सेल करी है, ये इंट्रा ग्रुप सेल है, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडियरी को बेचा है, तो पूरी सेल को आप माइनस कर देते हो। तो रेवेन्यू में से भी 3000 माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू में खाली आपके पास इतना ही था, दोनों को कंसोलिडेट करना है, सब्सिडी को 9 महीने के हिसाब से, और 3000 को यानी कि इंटर ग्रुप सेल को हटाना था, ठीक है।
इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखोगे, सबसे पहले 21,000 है। 21,000 क्या है आपका पेरेंट का, 14,000 आपका, और 9/12 कर दिया क्योंकि सब्सिडी का 9 महीने अपोर्शनमेंट करना है। उसके बाद 3,000 आपकी इंटर ग्रुप होगी। ये तो सेम चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद की थोड़ी चीजें जो है वो देखने लायक है, ठीक है, उसको आराम से समझना। सबसे पहले तो आप लोगों ने 180 को ऐड करा है। 180 आप लोगों को पता होगा, हमारा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, ये देखो 180 हमारा था। एक सेकेंड, यस 180 आपका था अनरियलाइज प्रॉफिट। तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होता है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके ऐड हो जाता है। उसी तरीके से हमने 180 को क्या कर दिया है यहाँ पे जाके ऐड कर दिया है कि अब ये लो जी, हमारा 180 आप लोगों को हमने ऐड करके दे दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि वो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है। इसके बाद अब थोड़ी बहुत हमारी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट्स थी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो करी हुई है, इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे +L7 जो कि आपका जो है ऊपर आ रहा है, ये देखो एक्सेस डिप्रिसिएशन। आपको बताया था ना कि जो अभी आपके एक्सेस डिप्रिसिएशन होगी वो हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चार्ज करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा इसको जो है वो लिंक कर दिया उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कि भैया मेरी देखो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो इसका मतलब मैंने प्लस करना है, मैंने प्लस कर दिया 150 से। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने वहां पे जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरा फेयर वैल्यू का चेंज था एक हमारा L4 के अंदर, एक सेकेंड यहाँ पे ये देखो L4 यानी कि आपका ये रहा, जो आपका इन्वेंट्री का चेंज आ रहा था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेंट्री का भी फेयर वैल्यू का मूवमेंट चेंज में आ रही है, वो आपकी पीएनएल में इम्पैक्ट डालेगी, और वो किस में डालेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सीधा डालेगी, क्योंकि अगर एक साइड से इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी साइड से भी तो कुछ बढ़ना चाहिए, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उसकी वजह से बढ़ जाएगा, तो हमने वो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो वहां पे डाल दिया, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास जो है वो एड ऑन हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, पूरे होल को लिया और एज मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, ताकि ये पूरा नंबर एक माइनस में आ जाए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, जब आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, देखो ब्रैकेट का देख के चलना, जहां से स्टार्ट हो रहा है एक ब्रैकेट लगाओ, जहाँ पे खत्म हो रहा है एक ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट कर दो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, ताकि आपको आंसर से माइनस में मिल जाए। अगर अगेन आप ये नहीं चाहते कि मल्टीप्लाई -1 वाला ना करो, तो अगेन जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे होगे तो बस क्या करना, रिवेन्यू लेना और कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देना, तब भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करा तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद सेम जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे ही यहाँ पे चलाना है। आपके पास पता है जनरल एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों है, सेम यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले मल्टीप्लाई -1 वही, ताकि माइनस में दिख जाए, और उसके बाद अ, यहाँ पे पेरेंट का फुल लिया और सब्सिडी का 9/12 कर दिया, दोनों ही। यहाँ पे कोई इनकी एडजस्टमेंट भी नहीं थी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो मेरे पास बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि ऑपरेटिंग सेक्शन अब खत्म हो गया है, ठीक है, तो अब आ गया इन्वेस्टमेंट का सेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में भी कुछ था हमारे पास यहाँ पे, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगेन जो हमारा चल रहा है कि एक तो पेरेंट का और सब्सिडरी का वो 9/12 करके ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था लास्ट वाली जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी, कि 30 सितंबर को सब्सिडरी ने डिविडेंड पे करा है $2 मिलियन का। ठीक है, और पैट्रिज कंपनी ने जो है वो अकाउंट करा है इस डिविडेंड को करेक्टली। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी बेसिकली डिविडेंड पे कर रही है। अब एक बात बताओ, जब कंसोलिडेशन हो जाता है, पेरेंट और सब्सिडरी दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर पहले तो सब्सिडी और सब्सिडरी जो है वो पेरेंट को डिविडेंड बेसिस पे दे रही थी, क्योंकि वो अलग अलग कंपनी थी। लेकिन जब कंसोलिडेशन हो जाएगा तो क्या एक कंपनी खुद को ही डिविडेंड दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब पहले हम लोगों ने जो है वो सब्सिडरी ने जो डिविडेंड दिया होगा पेरेंट ने रिकॉर्ड करा होगा। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हटाना पड़ता है, जिस तरीके से हमने इंटर ग्रुप सेल हटाई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कितने का रिकॉर्ड करा होगा अब, क्योंकि 2 मिलियन का मेरे को डिविडेंड मिला है, और 2 मिलियन का 80%, क्योंकि हमने जो है कंट्रोल 80% पे किया है। ठीक है, तो 80% का जो भी हमारे कंट्रोल वाला एरिया था उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इनकम से, क्योंकि जब अब कंसोलिडेशन हो गई है तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हटेगी। तो इसीलिए 2 मिलियन का 80% जो है वो मैंने यहाँ पे हटा के दिखाया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम में वही पेरेंट को लिया और सब्सिडी के 9/12 को लिया। बाकी ये मेन जो था वो डिविडेंड वाला चीज था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ओके, आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम थी तो इसलिए आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दी, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। ये अगेन ये सारी वर्डिंग्स आप लोगों को जो है वो, आई होप आप लोगों को सब पता है कि ये सब वर्डिंग्स नहीं आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो फाइनेंसिंग वाली तरफ आओगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका बोरिंग्स पे, इसमें अगेन कुछ भी नहीं था। दोनों को आप लोगों ने ऐड ऑन ही करा है, इसका बस 9/12 कर दिया, पेरेंट को नॉर्मल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको और कुछ दिया भी नहीं होता। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई -1 ताकि माइनस की फिगर दिख सके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अनबाइंडिंग, जो मैंने आपको बताया डिफर्ड कंसिडरेशन, जिस हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो उस हिसाब से आप अनबाइंड भी करते हो।
तो वही यहाँ पे जो है हमने करा हुआ है। अगेन यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है डेसिमल पे लाना था, तो डेसिमल से मैंने राउंड ऑफ कैसे करा, यहाँ पे गए और ये पॉइंट पे गए और इस पे दबा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा जो है वो पूरा ऐसे नंबर में आ गया। उसके बाद ये सबसे जो प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल इनकम टैक्स में से ये दोनों इंटरेस्ट को माइनस करा, तो मेरे पास बच गया प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस आ गया मेरे पास। उसके बाद इनकम टैक्सेस में मैंने माइनस कर दिया, क्या करा है इसमें भी कुछ भी मेरे पास एडजस्टमेंट थी नहीं। पेरेंट का लिया और सब्सिडी का 9/12 करा और मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ गया। तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स में से इनकम टैक्स को माइनस करा तो मेरे पास बच गया प्रॉफिट। यहाँ तक मेरा लगभग सारे का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। थोड़ी सी चीज जो है वो बची है, वो क्या है कि ये जो प्रॉफिट होता है वो बांटना होता है एनसीआई के अंदर और पेरेंट के अंदर, ठीक है। बस वही काम करने रह गया और बस मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म। यस, आसान था। आई होप आप लोगों को भी काफी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीए में क्या था, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट बांटते हैं ना, एनसीए का निकाल लेते हैं और एनसीए का निकालने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर रह जाती है वो किस में चली जाती है, पेरेंट के पास चली जाती है, ठीक है। तो 8721 इसमें से मैंने क्या करा, पहले एनसीए का शेयर निकाल लिया। अब ये निकालने के लिए आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से थोड़ा समझ के चलना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। देखो, सबसे पहले एनसीए का जो शेयर है वो 20% का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनसीए जो हमने 20% है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्वायर करा था वो कितना था, 80%। ठीक है, 80% हमने एक्वायर करा था, तो एनसीए जो होगा 20% होगा। तो मैंने क्या करा कि जो भी चीजें मेरे को उसको बांटनी थी वो सबसे पहले मैंने 20% से मल्टीप्लाई करने में लग दिया। कि पहले तो मैं 20% से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि सारी चीजों को मेरे को 20% पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो एनसीआई है। और 80% जो है वो पेरेंट के पास जाता है, लेकिन पेरेंट का नहीं करके हमने क्या करा, एनसीआई का निकाला और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो पेरेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे आप जब भी आते हो ना इसे बांटने के लिए, तो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के पास जाओ और यहाँ पे देखो प्रॉफिट के सीन पे प्रॉफिट उनका कितना चल रहा है, 4200 का। तो सबसे पहले जो 4200 का प्रॉफिट कमाया ना इस सब्सिडरी ने, इसका एनसीए को हिस्सा मिलेगा। तो 4200 यहाँ पे देखो, 4200 का मैंने हिस्सा दिया हुआ 20%। 20% जो है पूरे सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 20% जो है वो 4200 के 9/12 से भी होगा, 150 से भी होगा और 100 से भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर में ही है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो ये क्योंकि 4200 ये पूरे साल का था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ईयर एंडेड, और हम लोगों ने खाली 9 महीने के लिए एक्वायर करा था, तो सबसे पहले 4200 का 9/12 कर दिया, ठीक है। और उसका जो 20% हिस्सा होगा वो मिलेगा एनसीआई को, प्लस उसके अलावा हम लोगों ने जो 150, ये 150 आप लोगों को याद होगा एक्सेस डिप्रिसिएशन जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करी थी। डिप्रिसिएशन की वजह से जो प्रॉफिट है वो कम पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो एनसीआई के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसका 20% जो है वो हम लोगों को किससे हटाना पड़ेगा, एनसीआई से, और 80% पेरेंट से। तो अभी मैं खाली एनसीआई की बात कर रहा हूँ, तो 150 का जो 20% है वो हटेगा कहाँ से, एनसीआई में से भी, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एक्सपेंस है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए मैं माइनस करके चल रहा हूँ। ओके। उसके अलावा आपको सिमिलरली आपको पता होगा कि हमने 100 ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करा था। तो इसीलिए, क्योंकि इन्वेंट्री की अगर फेयर वैल्यू बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 100 को माइनस करके दिखा रहे हैं, और 100 का 20% ही खाली माइनस हो रहा है। अगर मैं आपको इसका एज अ होल बताऊं कि जैसे 4200 मल्टीप्लाई बाय 9/12 करिए, जो भी फिगर आती है उसका 20% हो रहा है, फिर 150 का 20% हो रहा है और 100 का भी 20% हो रहा है, सबका 20-20% हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 20% लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट लिया, क्योंकि प्रॉफिट एक नॉर्मल पॉजिटिव फिगर आएगी, उसके अलावा बाकी सारी जैसे ये डिप्रिसिएशन 150 की है और 100 का जो आपका इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू चेंज था, ठीक है। उन दोनों को हम लोगों ने माइनस कर दिया है और आपके पास जो है वो टोटल अगर सबको 20% कर दोगे तो आपके पास जो है वो आ जाता है 580, ठीक है। तो 8721 में से 580 का जो प्रॉफिट है वो एनसीए के पास जाएगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, यानी कि 8721 में से 580 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 8141 बचता है, वो आपका पेरेंट के पास चला जाएगा। ओके। तो ये जो है वो आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा कि किस तरीके से हमने गुडविल जो है वो करी है, किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है, बहुत इजी सा था। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे बनाई है हम लोगों ने ईयर एंड के लिए, और यहाँ से आपका जो है वो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये जो स्प्रेडशीट की लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, और स्टिल अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपको यार कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मैं तो बस पहले ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि अगर आप बार बार एक चीजों को सुनोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।